जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस पे बहुत ज़्यादा जानना हमें ज़रूरी है। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहले हम बात करेंगे, उसके डिफिनीशन को समझेंगे, उसके बाद उसकी फिगर को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है और इसकी खोजकर्ता क्या है, कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्रांति कोण वगैरह के बारे में पढ़े थे और क्रांति कोण के बारे में हमने पढ़ाया था। उसमें बताया था कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के कारण अपवर्तन कोण जो होता है वो 90 डिग्री बनता है, और जिस एंगल पे 90 डिग्री बनता है आपतन कोण वो हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे है। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण तो जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण सघन माध्यम से माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है या फिर बड़ा कर दिया जाता है, दोनों आप कह सकते हैं। बड़ा हो जाता है तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम इसकी फिगर को भी समझेंगे कि फिगर क्या है, फिगर में ये चीज़ें कैसे दिखती हैं, और उसके बाद इसकी शर्तें वगैरह को हम समझेंगे। तो पहले फिगर पे बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है फिगर, ये है अभिलंब। अब देखिए डिफिनीशन क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये ऊपर वाला जो माध्यम है वो सघन है और नीचे वाला माध्यम क्या है, विरल है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन है। सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। तो सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये जो आपतन कोण है, जब इसका मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए ये सघन माध्यम जल है और विरल माध्यम वायु है, तो इस कंडीशन में क्रांतिक कोण जो होता है वो थीटा सी का जो मान होता है जल के लिए 49 डिग्री होता है। यानी प्रकाश की किरण वायु से अगर जल में प्रवेश करती हैं तो उस कंडीशन में क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो होता है आपका 49 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में ये थीटा का मान जो होता है, अर्थात जो थीटा सी होता है क्रांतिक कोण, उसका मान जो होता है 49, ये जल के लिए हम बता रहे हैं। लेकिन अगर ये थीटा का मान इस क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश की किरण यहाँ से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना, परावर्तित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन की घटना हम कहते हैं।
तो ये क्रांतिक कोण का, ये जो अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, और जब वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी तो ये घटना आपका कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की किरणें जल से वायु में प्रवेश कर रही हैं तो उस कंडीशन में क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो 49 डिग्री होता है। इसी पे आधारित आपके आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक मछली समुद्र की सतह से ऊपर की किसी वस्तु को देख रही है तो उस कंडीशन में उसके द्वारा देखने जाने वाले एरिया बताइए। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये शंकु के आकार का लगभग बन जाएगा, यानी शंकु के आकार का दिखाई देगा ऊपर, और ये कोण थीटा है तो पूरा मिला के 2 थीटा हो जाएगा, जिस पे हम आगे सवाल भी करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चीज़ें हमने बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें समझते हैं। शर्त क्या है, तो पहला शर्त है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण क्या करना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 2 शर्तें हैं। इन 2 शर्तों को अगर प्रकाश की घटना में इस 2 शर्तों को आप पूरा करते हैं तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, इसकी खोज जो किए हैं, इसकी खोजकर्ता जो हैं, इनकी खोजकर्ता के नाम अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह कपानी। खोजकर्ता कौन है, ये तो शर्तें हो गई। अब खोजकर्ता इसके खोजकर्ता कौन है, तो नरेंद्र सिंह कपानी है। नरेंद्र सिंह कपानी ये भारतीय मूल के नागरिक हैं जो अमेरिका में रहते थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो नरेंद्र सिंह कपानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की खोजकर्ता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसे आप कहते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर की खोजकर्ता जो है ये नरेंद्र सिंह कपानी ही है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो होता है, जो भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसमें जो भी तरंग होती हैं, प्रकाशिक किरणें जो होती हैं, जो सिग्नल के रूप में कार्य करती हैं, उनका संचारण किया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं कि जैसे क्या होता है कि जब जल में परखनी को हम रखते हैं तो उस समय उसका भाग चमकीला दिखाई देता है। आप देखे होंगे कि जैसे जल में आप क्या कीजिएगा, किसी परखनी को रख देंगे। परखनी का मतलब क्या होता है, शीशे की कोई नली जब आप रखेंगे तो उस कंडीशन में वो चमकीला दिखाई देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स और बात कर लें कि कांच में पड़ी दरारों का चमकना है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स की हम बात कर लें। पहला एग्जाम्पल्स हम बात कर लेते हैं, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित है। कांच में पड़ी दरार, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई कांच क्या होता है, हल्का क्रैक हो जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है तो वो भाग चमकदार दिखाई देता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, हीरे का चमकना। हीरे की जो चमकना है, हीरे का चमकना जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे आधारित है। और हीरे के लिए जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही चमकदार दिखाई देता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और हीरे के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो बहुत कम होता है,
24 डिग्री होता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री होता है। और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है, यानी 2.4। यहाँ देखिए हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री और इसका अपवर्तनांक की अगर बात करें तो 2.42 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना या फिर रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। मरीचिका का बनने का मतलब क्या है कि कोई पेड़ अगर नीचे है रेगिस्तान में तो उस समय आपको ऐसा प्रतीत होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण कि वह पेड़ ऊपर से लटका हुआ है नीचे की तरफ। या कोई समुद्र में जल वायु या समुद्र में कोई नाव चल रही है तो वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि नाव ऊपर लटकी हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो मछली द्वारा प्रक्षेपित विश्व। तीसरे एग्जाम्पल की बात अगर हम कर लें तो मछली द्वारा प्रक्षेपित विश्व, इस पे हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे। प्रक्षेपित विश्व यानी मछली द्वारा जो विश्व को देखा जाता है वो कितने एंगल पे देखा जाता है, वो मछली को विश्व कैसा दिखाई देता है, इसको हम फिगर में चीज़ों को समझा रहे हैं। इस पे फार्मूला है, सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ देखिए मछली द्वारा प्रक्षेपित विश्व यानी मछली अगर कोई है यहाँ पर समुद्र की सतह पे या तालाब वगैरह में मछली है, वो क्या कर रही है नीचे से ऊपर की चीज़ों को देख रही है। मान लीजिए ऊपर हम हैं या कोई वस्तु उसको देख रही है, तो उसके द्वारा जो यहाँ से कोण बनता है वो सी जो होता है वो सी अभी हमने बताया है कि जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो 49 डिग्री होता है। तो एक तरफ का ये 49 डिग्री होगा। जब मछली देखेगी तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक के देखेगी, यानी यहाँ पर जो थीटा होगा यानी थीटा का जो मान होगा वो 49 डिग्री होगा, लेकिन एक तरफ का केवल इतना होगा। मछली जो देखेगी ये शंकु के आकार की देखेगी, यानी 2 थीटा और 2 थीटा बराबर कितना होगा? 98 डिग्री होगा। यानी मछली जो होगी वो ऊपर के 98 डिग्री के एरिया को देखेगी। अब जब उसके एरिया को देखेगी तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? अगर देखिए यहाँ पर कोण है तो आप जानते हैं कि टेन थीटा, यहाँ से थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यानी आर अपान एच। यहाँ से आर का जो मान निकालेंगे तो एच का इधर गुणा कर देंगे, एच टेन थीटा। ये बात ध्यान रखिएगा, एच टेन थीटा। लेकिन आपको बताना है एरिया, तो एरिया बताना है तो ए इक्वल टू आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया, आर का वैल्यू क्या है? एच टेन थीटा। तो एच टेन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ देखिए पाई का वैल्यू जहाँ ज़रूरत पड़ेगी रख देंगे, उसके साथ साथ एच स्क्वायर होगा और फिर टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा का मान रखना चाहें तो थीटा का मान रख सकते हैं, क्या रखेंगे? पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर 49 डिग्री। ठीक है ना? तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एरिया, 49 डिग्री का वैल्यू आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आप मछली द्वारा प्रक्षेपित विश्व या प्रक्षेपित संसार कैसा होगा, कितना दिखाई देगा, उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल पूछते जाते हैं और कैसे सवाल बनते हैं आगे हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया है ऑप्टिकल फाइबर है, और ऑप्टिकल फाइबर की खोजकर्ता जो है नरेंद्र सिंह कपानी है। इसका चौथा एग्जाम्पल्स हम बता दें तो चौथा एग्जाम्पल्स जो है वो प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका, इसके खोजकर्ता जो है नरेंद्र सिंह कपानी है, जिसके बारे में हमने बताया है। तो नरेंद्र सिंह कपानी ने ही ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है हम उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये है आपका प्रकाशिक तंत्र। प्रकाशिक तंत्र में यहाँ पर हमने फिगर बनाया है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें यहाँ पर जा रही हैं टकरा के, फिर इसमें बार बार टकराती हुई बाहर निकलती हैं। तो यहाँ अंदर का जो अपवर्तनांक होता है वो यानी इक्वल टू 1.7, और बाहर का जो लेपन होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.5। ये बात ध्यान रखिएगा, अंदर का लेपन का अपवर्तनांक अधिक और बाहर के लेपन का अपवर्तनांक कम होता है, जिसकी वजह से पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना इसमें होती रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो इस तरह ये पूरा आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर पे ये हमारा जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।